हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो फिर से आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो है रॉलेट एक्ट। ठीक है, और उसके बदले में हम लोग पढ़ेंगे सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट के विरोध में हम लोग सत्याग्रह पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको अच्छे लगते होंगे और आप उनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते होंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना वो बहुत लंबा है। ठीक है, तो ज़्यादा अगर बातचीत करेंगे आपसे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा, हमारा जो चैप्टर है वो जल्दी कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो चलिए देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में हम लोग को क्या पढ़ना है, सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, तो देखिए बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं में एवं असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। ठीक है, यानी जिस तरह से क्या हो रही थी, तो धीरे धीरे हमारे भारत में क्या हो रही थी, क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ रही थी, लोगों में असंतोष बढ़ रहा था। तो इस चीज़ को दबाने के लिए लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने क्या किया कि एक न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए निरोधात्मक एवं दंडात्मक दोनों प्रकार के विशेष विधायकों का सुझाव दिया। ठीक है, समिति का अनुशंसा, ठीक है, क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम को 21 मार्च 1919 में को क्या किया गया, तो केंद्रीय विधान परिषद में पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं किया जा सकता। यानी इसमें क्या किया गया कि जो एक्ट लाया गया था, ठीक है, तो उसमें बताया गया कि उसमें दंडात्मक भी था और एक तरह से अच्छा भी था। मतलब हमारे लिए तो उतना हित में नहीं था, लेकिन ये चीज़ हुआ कि हम लोग के विरोध में ये चीज़ आया था कि इसमें क्रांतिकारी भी होगी और अराजकता अधिनियम को 21 मार्च और 19 को लाया गया, 1919 को, और केंद्रीय विधान परिषद में इसको पारित किया गया था। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है ये टॉपिक, कि रॉलेट एक्ट में क्या था कि कोई भी व्यक्ति हो उसको अमान्य साक्ष्य और बिना किसी वारंट के अगर आपको कोई गिरफ्तार करना चाहे तो वो कर सकता है, बिना किसी वारंट का आपको गिरफ्तार कर सकता है। महात्मा गांधी सरीखे नेताओं ने इसे सुनिश्चित स्वतंत्रता का हनन करने तथा व्यक्ति के मूल अधिकारों की हत्या करना बताया। मतलब हमारे देश के जो महान महान नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने इस चीज़ को बताया कि ये हमारा स्वतंत्रता का हनन है। मतलब हमें जो स्वतंत्रता मिली है इस चीज़ का हमें हनन किया जा रहा है, ये गलत चीज़ है कि व्यक्ति के जो मूल अधिकार है इस चीज़ को हत्या किया जा रहा है कि उन्हें बिना किसी मतलब का अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए गांधी जी की अध्यक्षता में एक सत्याग्रह सभा आयोजित की गई और गिरफ्तारी में भी दी गई। मतलब अब क्या किया गया कि सत्याग्रह की सभा का आयोजित किया गया तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल जो है आयोजित की गई। उसके बाद क्या हुआ कि 1 मिनट, तो देखो 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल जो है क्या की गई, आयोजित की गई। ठीक है, कई जगहों पर आंदोलन जो है हिंसात्मक हो गया। विरोध की अंतिम जो परिणति थी वो 13 अप्रैल 1919 को जालिया हत्याकांड के रूप में सामने आया। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जालिया वाला जो बाग कांड हुआ था उसके बारे में। देखिए विश्व जनित घटनाओं का प्रारंभ पंजाब के विशेष रूप से परिलक्षित होने के कारण वहाँ क्या है, वहाँ का जनमानस आंदोलित था। 6 अप्रैल की देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल, ठीक है, 1919 को 2 स्थानीय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल एवं कीचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों जो थे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में के स्वागत समिति के सदस्य भी थे। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग
कांड में सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर के बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्ण चल रही सभा पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। बहुत से लोग घायल भी हुए। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक का माहौल कायम कर दिया गया। मतलब जलियांवाला जो बाग कांड था ना, वो बहुत ज़्यादा भयावह था। क्यों था? क्योंकि वहाँ पर मतलब बिना कुछ किए लोग वहाँ पर अपनी सभा बुला करके, जो पार्टियाँ थी हमारे भारत में राष्ट्रवादी नेताओं की, वो पार्टियां बुला करके एक समिति गठन कर रही थी। ठीक है, तो उसमें क्या किया गया, जो अंग्रेज लोग के शासन करते थे, तो वो लोग आए बिना किसी को कुछ बोले, बिना कोई चेतावनी दिए उस सभा पर गोलियां चलाने लगे, जिसमें क्या हुई, 1000 से ज़्यादा लोगों की हत्या हो गई। बहुत से लोग घायल भी हुए थे। और जलियांवाला बाग जो नरसंहार था, उसके बाद पंजाब में मार्शल लॉ जो लगा करके क्या किया गया, आतंक का माहौल वहाँ पर कायम कर दिया गया। इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जलियांवाला बाग के कांड के बाद किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी, तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अपने नाइट की उपाधि जो इनको दिया गया था, इस चीज़ को उन्होंने क्या किया, तो इन्होंने उस चीज़ की उपाधि को त्याग दिया कि मुझे नाइट की उपाधि मंजूर नहीं है। ठीक है, और इन्होंने ही, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही जो है महात्मा गांधी को एक नाम दिया था। ठीक है, बापू। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकरन नारायण के वर्साय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया। गांधी जी ने केसरी ए हिंद की उपाधि त्याग दी। मतलब गांधी जी ने जलियांवाला बाग के कांड के दौरान उन्होंने भी क्या किया, तो केसरी ए हिंद की उपाधि त्याग दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। मतलब जलियांवाला जो बाग कांड हुआ, इसने एक राष्ट्रीय आंदोलन में एक मतलब नया जान फूंक दिया उसमें। ठीक है, अब देखिए खिलाफत आंदोलन के बारे में हम लोग जानते हैं। खिलाफत आंदोलन क्या होता है, तो ये एक आंदोलन था जो कौन चलाया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। महात्मा गांधी ने ही इसको चलाया था। ठीक है, चलो, अरे ये क्या हो गया, हाँ चलो, खिलाफत आंदोलन पढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, तो उसके बाद क्या किया कि ब्रिटेन के खिलाफ में तुर्की जो साम्राज्य था, ठीक है, तुर्की साम्राज्य की जो पराजय के बाद ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। ठीक है, और विघटित करके क्या किया गया, तो तुर्की के सुल्तान को अपने देश में शोषण प्रदेशों में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया। ठीक है, अरे हाँ, इससे मित्र राष्ट्रों द्वारा नियुक्त एक ऊंचा योग के अधीन कर दिया गया। चूंकि ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का शासन इस्लामिक संसार का खलीफा द्वारा हुआ करता था। भारत के मुसलमान तुर्की को एक साथ किया जाने वाला यह दुर्व्यवहार पसंद जो है नहीं करते थे। भारतीय मुसलमान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए जाने वाले वादा खिलाफी को विश्वघात के रूप में देखते थे। 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के बाध्य हेतु जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे हम लोग खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि महात्मा गांधी और भारतीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 में समर्थन पाकर के यह आंदोलन काफ़ी सशक्त हो गया। नवंबर 1919 में ही महात्मा गांधी अखिल भारतीय आंदोलन के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इसे गांधी जी ने भी हिंदू मुस्लिम एकता के महान अवसर के रूप में देखा। खिलाफत आंदोलन के 3 सूत्री मांग पत्र तैयार किया जा चुका था। फर्स्ट था तुर्की के सुल्तान के पर्याप्त लैंगिक अधिकार प्राप्त
किए जाए ताकि वह इस्लाम की रक्षा कर सके, ठीक है। और उसमें 3 पॉइंट ये चीज़ था, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और दूसरा था अरब प्रदेश को मुस्लिम शासन खलीफा के अधीन किया जाए, खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षण बनाया जाए। 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया, ठीक है। उसके बाद है कि इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में गांधी जी ने प्रेरणा से न्यायपूर्वक कार्यों के विरोध में 2 दस्तावेज पारित असहयोग आंदोलन, ठीक है, चलाने का निर्णय लिया। प्रथम खिलाफत मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार का क्या था, तो दृष्टिकोण एवं द्वितीय पंजाब में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले बर्बर पदाधिकारियों को दंडित करने में सरकार की विफलता, इन्हीं 2 मुद्दों को पर विशेष रूप से अधिवेशन की चर्चा की गई थी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई और स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। इस अधिवेशन में कई रचनात्मक जो कार्यक्रम तैयार किए गए जिससे कांग्रेस के लक्ष्य के प्राप्ति को बल दिया गया। यानी पहले जो था हमारा स्वशासन की जगह पे अब स्वराज आ गया था दिसंबर 1920 में, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर मतलब देखा जाए तो खिलाफत आंदोलन में था कि लोगों को मतलब हिंदू मुस्लिम करके फोड़ा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे 3 मांगे आपको बता दिया गया है कि ये 3 मांगे जब मांगी गई तब जाकर ये खिलाफत आंदोलन सफल होने के कगार पर आया था और लास्ट में सफल हुआ भी था। उसके बाद 1920 से शुरू क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हो गया, खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, देखिए क्या है असहयोग आंदोलन। तो ये असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था। अगर आपसे कोई पूछे कि असहयोग आंदोलन क्या था, तो ये एक भारत का प्रथम जन आंदोलन था। और इस जन आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, पहला देखिए खिलाफत आंदोलन का मुद्दा था, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय था, और तीसरा स्वराज्य की प्राप्ति। ये असहयोग का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ये 3 टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एकदम, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम जो है क्या है, 2 तरह के कार्य को अपनाया गया था। प्रथम, अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसकारी कार्य, जिसके अंतर्गत उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग कर दिया गया, सरकार और गैर सरकारी समारोह का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करना, विधान परिषद के चुनावों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, साथ साथ मेसोपोटामिया में नौकरी से इनकार करना। यानी इन सारी चीज़ों में था कि अंग्रेज जो भी चीज़ करेगी हम लोग अपना चीज़ करेंगे, मतलब हमारे देश में जो चीज़ निर्मित हो रही है उस चीज़ का उपयोग करेंगे, जो विदेश से चीज़ें आ रही है उस चीज़ का उपयोग हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे क्या था, तो स्कूलों और कॉलेजों में इस चीज़ का बहिष्कार करना, विधान परिषद का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ बताती है कि हम लोग उस समय क्या अपने राष्ट्र में के निर्माण के लिए, यानी राष्ट्रवाद का जो फैलाव हो रहा था उसमें हम लोग बहुत अच्छे से गांधी जी का जो विचार आ रहा था उससे जो भारतीय थे उसको खूबी बहुत अच्छे से उसका पालन कर रहे थे, ठीक है। द्वितीय, रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना, राष्ट्रीय विद्यालयों एवं कॉलेजों की स्थापना ताकि सरकारी और कॉलेजों का बहिष्कार करने वाला विद्यार्थी जारी रख सके, विदेशों स्वदेशी को अपनाना, चरखा खादी लोकप्रिय बनाना, तिलक स्वराज्य कोष हेतु 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना, 20 लाख चरखों का संपूर्ण भारत में वितरण करना, ये सारी चीज़ें क्या थी, शामिल थी, ठीक है। उसके बाद है आंदोलन का आरंभ कैसे हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि आंदोलन का आखिर शुरुआत कैसे हुआ था। तो देखिए सबसे पहले महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 जनवरी 1921 में क्या हुआ, असहयोग की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई कब, 1 जनवरी 1921 में, ठीक है। उसके बाद संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन को
अभूतपूर्व सफलता मिली। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार एवं छात्रों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार जारी रखा गया। आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ जैसे शैक्षणिक स्थानों की स्थापना की गई। यानी विदेशों में जो चीज़ होती थी कि अंग्रेज़ों का जो स्कूल है, तो इन सारी चीज़ों का क्या किया गया, तो बहिष्कार कर दिया गया और एक अपना जो भारत का था स्कूल खोला गया। कौन कौन, तो जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय था और काशी विद्यापीठ जो था, ये दोनों नाम से हिंदू मुस्लिम करके स्कूल खोले गए, कॉलेजेस खोले गए, जिसका शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई। जैसे मोती नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे बड़े बड़े क्या थे, बैरिस्टर्स ने अपनी चलती वकालत को छोड़ करके आंदोलन के नेतृत्व किया। उसके बाद है प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत 17 नवंबर 1921 में मुंबई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ किया गया। उसके बाद है सरकार ने आंदोलन को गैर कानूनी करार देते हुए 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। यानी आंदोलन को क्या किया गया कि गैर कानूनी करार कर दिया गया और उसमें क्या किया गया कि जो 30,000 आंदोलनकारी लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद है कि गिरफ्तारी के विरोध में गांधी जी ने सरकार को सविनय अवज्ञा आंदोलन की धमकी दी। यानी अब एक नया जो हमारा एक्ट आने लगा वो था क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक नया आंदोलन आने लगा। लेकिन इसी बीच में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा आंदोलन हो गया, जिसमें राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरुद्ध में भीड़ ने थाना पर हमला कर दिया। देखिए, चौरी चौरा आंदोलन भी एक मतलब बहुत ज़्यादा एक अपने स्थान पर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। क्यों रखता है, क्योंकि देखिए लोग क्या कर रहे थे कि अपना आंदोलन करते करते उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में आंदोलन कर रहे थे लोग, तो वो लोग अपने भीड़ में जा रहे थे। तो उसी बीच क्या हुआ कि पुलिस लोग क्या किए कि फायरिंग कर दिए, लोगों पर फायरिंग कर दिए। तो लोगों ने क्या किया, उसके विरोध में थाना पर हमला कर दिया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा आंदोलन कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिस कर्मियों को जान ले ली गई। यानी देखो पुलिस क्या की कि इन पे गोलियां बरसाई, तो उसके बाद लोगों ने क्या किया कि जो पुलिस कर्मी थे 22 पुलिस कर्मियों का इन्होंने जान ले लिया। गांधी जी समझ गए कि जनता अभी व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। फलतः 22 को क्या किया, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी क्या किए कि निर्णायक अनुसार आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1922 को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। मतलब जब आंदोलन को स्थगित कर दिया गया उसके बाद गांधी जी को क्या किया गया, 6 वर्ष के लिए, यानी 1922 में जब गिरफ्तार कर लिया गया तो 6 साल के लिए उनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, उसके बाद असहयोग आंदोलन में के अचानक स्थगित करने और गांधी जी की गिरफ्तारी के फलस्वरूप खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई। यानी जिस प्रकार से गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम को बांध कर रखा था, जैसे वो जेल चले गए तो ये सारी चीज़ें एकता जो है भंग हो गई। संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। न ही स्वराज की प्राप्ति हो और न ही पंजाब के अन्य अन्यायों का निवारण हुआ। तो ये सारी चीज़ें गांधी जी लेके चले थे कि वो हिंदू मुस्लिम की एकता को रखेंगे, संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता को बनाए रखेंगे, मतलब सांप्रदायिकता का बोलबाला है उसको हटा देंगे। उसके बाद स्वराज की प्राप्ति करेंगे और पंजाब में जो चीज़ हुआ था अन्याय, उस चीज़ का भी वो निवारण करेंगे। लेकिन उनके जेल जाने की वजह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सका। लेकिन इन असफलताओं के बावजूद इस आंदोलन की महान उपलब्धि हासिल की। कांग्रेस एवं गांधी के संपूर्ण भारतीय जनता विश्वास जागृत हुआ। ठीक है, उसके बाद समूचा देश में पहली बार एक आंदोलन हो उठा। पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली तथा चरखा एवं करघा को भी बढ़ावा मिला। यानी उसके बाद एक नया चीज़ हुआ। गांधी जी के चले जाने के बाद जेल
एक चीज़ आया कि जो गांधी जी थे, कांग्रेस थे और भारतीय जनता का जो विश्वास है वो फिर से जागृत हुआ और समूचा देश में पहली बार ये हुआ कि एक आंदोलन उठा जो कि पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। क्या? भाषा, हिंदी भाषा को मान्यता मिल गई और चरखा और करघा इन दोनों को भी बढ़ावा मिला था। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक और आता है हमारा, क्या? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविज्ञ आंदोलन ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ें क्योंकि इसमें 3-4 टॉपिक हैं। एक साइमन कमीशन हो गया, नेहरू रिपोर्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद विश्वव्यापी मंदी हो गया, ये सारी चीज़ें टॉपिक जो है उसमें कवर करना है। तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग अगली वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।